Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो आखिरी के 4 से 5 महीने रह गए हैं, इनमें हमें कैसे प्रिपेयर करना है फॉर आवर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तो यार 4 से 5 महीने क्यों बचे हैं? क्योंकि अगस्त तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो ही गया है। अब इसके बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। अब जैन में हमारे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं यूजुअली, तो वहां पे हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने 4 महीने ही लिखा है। बट हाँ, 4 से 5 महीने आप कंसिडर करके चल सकते हो कि स्टिल आर लेफ्ट, हमारे पास अभी भी 4 से 5 महीने बचे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करनी है प्रिपरेशन, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना, जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनके पेपर्स को एनालाइज करो, सी कि आपने कहां पर मिस्टेक्स करी हैं। जितना भी सिलेबस आया उसमें से ऐसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, जिनमें आपको डिफिकल्टी हुई, विच मींस वो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको वापस से पढ़ना है एंड रिवाइज भी करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो पहले तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि सोचो कि यही हमारे पास हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्योंकि अगर अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो उतना जो सिलेबस है ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको बाद में जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाते हैं फिर कोई टेंशन नहीं होगी, फिर जो रिमेनिंग सिलेबस है आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हाफ ईयरली एग्जाम्स वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ना उसको एनालाइज करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी बच्चा टॉपर बनना चाहता है, 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना चाहता है, उसको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बोर्ड लेवल की ही करनी है, और इसके अलावा एनालाइज भी करना है कि क्या क्या आपकी मिस्टेक्स रह गई। क्योंकि मैं अपना बताऊं तो जब मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे ना, तो वहां पर मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। वो एक जो मार्क्स मेरा कटा था ना, वो मेरी एक मिस्टेक थी जिसको मैंने फिर सही करा। वहां पर बेसिकली मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर आ रहा है ना, वो गलत आंसर आ रहा है और मुझे कुछ दूसरे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। बट स्टिल उस टाइम पे ऐसे ही था, चलो छोड़ो कॉपी सबमिट कर देते हैं। तो मैंने ऐसी कॉपी सबमिट कर दी और फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ, मैंने वो जो स्टेप करा था वो गलत था। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए कि अगर हमारा मन कह रहा है कि नहीं, जो गट फीलिंग होती है ना, वो कह रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत है, इसको सही करो, तो सही करना चाहिए। तो ये चीज मैंने फिर एनालाइज करी। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एक बार मेरे साथ हुआ था कि 2 की पावर 5 को मैं कुछ और लिखाई थी एंड मैंने सही से कैलकुलेशन करी ही नहीं थी, तो बेसिकली वो मेरी सिली मिस्टेक थी। तो फिर मैंने सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करा, बार बार चेक करा अपना आंसर। तो ये जो भी मिस्टेक्स होती है ना, इनको आपको अवॉइड करना है, और वो आप अवॉइड तभी कर पाओगे जब एक बार आप वो मिस्टेक कर लो, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में, फिर आप उसको एनालाइज करो और फिर आप वो गलती दोबारा ना करो, ठीक है। चलो, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करने हैं। पीसीएम लेट्स सपोज आपकी है, इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी है, या हिंदी है, या फिजिकल एजुकेशन है, या कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स की हमें प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है? वन शॉट्स देखने हैं या फिर हम लोगों को डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास फिजिक्स है, तो उसके लिए आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स ही देखने हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, मैथ्स की, ये थोड़े इजी होते हैं, तो आप वन शॉट्स लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे वन शॉट्स आते हैं वो आप देख सकते हो। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसके लिए भी डिटेल्ड वाले लेक्चर्स देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के लिए मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करके मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, वो वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, 4 से 5 महीने ही हमारे पास रह गए हैं, टाइम इज लिमिटेड, है ना। तो हम खुद से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को जो पीवाईक्यूज है, सैम्पल पेपर्स हैं, उनकी पीडीएफ चाहिए है, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, आप लोग सर्च कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करी हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी वन शॉट वीडियो देखनी है, कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, तो आप इजीली प्लेलिस्ट में उसको ढूंढ सकते हो,
ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली सब कुछ चेकआउट कर लेना। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर अगर मैं हिंदी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, तो ये बहुत ही इजी है। तो इनके लिए आपको सिंपली जो समरी वीडियोस आती हैं, जो वन शॉट्स हैं, वही देखने हैं। ज्यादा डिटेल 2-3 घंटे के एक चैप्टर की वीडियोस आपको नहीं देखनी है, ठीक है। सिमिलरली सीएस की अगर मैं बात करूं, तो सीएस पे मैं कहूंगी फोकस करो अगर आपको आगे चल के कंप्यूटर साइंस लेनी है तो। फिजिकल एजुकेशन अगेन इट इज वेरी सिंपल, तो इसमें भी डिटेल लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। सारे सब्जेक्ट्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं। अब कैसे प्रिपेयर करने हैं, हम एक दिन का एक सब्जेक्ट लें या 2 सब्जेक्ट लें, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। 2 से ज्यादा तो बिल्कुल भी मत लेना। मैं अपना बताऊं तो मैं हमेशा ही एक सब्जेक्ट ही एक दिन का लेती थी, कि अगर आज मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, तो मैं पूरा वो जो दिन है वो केमिस्ट्री को ही डेडिकेट करती थी। और ये चीज अच्छी है कि मैं बोर नहीं होती थी। तो अगर आप बोर हो जाते हो, तो फिर केमिस्ट्री से आप बोर हो गए हो, तो फिर आप मैथ्स कर सकते हो। जैसे मैं यूजुअली यही करती थी कि अगर कोई ऐसा दिन आ गया, मान लो जहां पर मैं फिजिक्स कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, मैं बोर हो गई, तो उसके बाद मैं मैथ्स करती थी, बिकॉज मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलो, अब उसके बाद आपको सारे ही चैप्टर्स भी प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, नहीं। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर, क्योंकि अगर आप आगे चल के सीयूईटी भी देते हो, तो वहां पर तो सारा सिलेबस आ रहा है, इवन जो डिलीटेड है वो भी चीजें आ रही हैं। तो अगर आप सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करने वाले हो, तो जितने डिलीटेड टॉपिक्स भी है ना, वो भी साथ के साथ पढ़ते हुए जाना, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं होता है, अभी तक उन्होंने बुक खोल के भी नहीं देखी होगी। तो उनको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप कोई सा इजी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं मेन सब्जेक्ट पीसीएम की बात करूं, तो मेरे लिए इजी क्या था, मैथ्स था। तो जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी, तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करती थी। ऐसे टाइम पे जब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, तो मैं मैथ्स लेती थी। अब उस इजी सब्जेक्ट में भी कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं। तो जैसे आपने मैथ्स लिया, अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि यार मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उससे स्टार्ट मत करो। जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, आप उससे स्टार्ट करो। वो बिल्कुल बेसिक लेवल है। जो 12th के मैथ्स में आ रहा है ना सीबीएसई में, वो आईसीएसई के 10th में है ऑलरेडी। 10th में ऑलरेडी मैट्रिसेस करा दी जाती है वहां। तो आपके लिए तो बहुत सिंपल होगा ना। तो इसीलिए आपको मैट्रिसेस से स्टार्ट करना है। तो जो भी इजी चैप्टर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आप उससे स्टार्ट करो। उसके बाद जो भी इजी टॉपिक्स हैं वो करो। हर चैप्टर में इजी टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो तो डिफिकल्ट होगा ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिशन सीखना है, विच इज वेरी बेसिक, फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे जाना है। मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो, काफी सारे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो आपसे इजीली ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब भी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, कोई भी इजी जो सब्जेक्ट आपको लगता है, मान लो आपको मैथ्स नहीं लगता है, केमिस्ट्री भी नहीं लगता है, फिजिक्स भी नहीं लगता है, कोई बात नहीं, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, इनसे तो स्टार्ट कर सकते हो, तो इनसे स्टार्ट कर लो। उसमें भी जो भी इजी चैप्टर है, इंग्लिश में भी बहुत सारे इजी चैप्टर्स है, तो उनसे स्टार्ट कर लो। सिंपली रीडिंग कर लो या कोई समरी वीडियो देख लो, बट एटलीस्ट स्टार्ट। आप जैसे ही एक बार स्टार्ट करोगे, उसके बाद वो जो फ्लो है वो खुद ही बन जाता है। तो ये चीजें सारी क्लियर हो गई। अब देखो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास चाहे आखिरी के 4 महीने हैं, 7 महीने हैं, 8 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चंस हैं उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। अब क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चंस के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वर्कशीट्स की बुक्स आती हैं, इतनी सारी बुक्स हैं। कौन सी बुक है, अगर आपको एक ही बुक चाहिए है और आप एक ही अफोर्ड भी कर सकते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स गिवन रहते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, और उनको एनालाइज करके आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। फिर आप खुद से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको प्रैक्टिस तो जरूर करना, क्योंकि मैक्सिमम 60 to 70% आपका पेपर वहीं से रिपीट होके आता ही आता है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर्स आप लोगों को कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक हम लोग प्रेफर करें, तो यहाँ पर ओसवाल पब्लिशर्स की, ओसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की बुक है। इसको यार अपने लिए जरूर खरीद लो। ये पीसीएम स्ट्रीम के लिए भी अवेलेबल है, पीसीबी स्ट्रीम के लिए भी अवेलेबल है, कोई कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए भी अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी अवेलेबल है। तो जिस भी स्ट्रीम के आप हो, ये प्रीवियस ईयर की बुक आप अपने लिए खरीद लो। मेरा भाई खुद क्लास 12th में है, उसको भी मैंने यही वाली बुक दिला रखी है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो कॉमर्स की उसके लिए मैंने ये वाली
बुक ऑलरेडी खरीद रखी है तो आप लोग भी अपने लिए परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, पीसीएम की बुक है तो फिजिक्स है हमारे पास, केमिस्ट्री है, इसके अलावा मैथ्स के देखो इतने सारे प्रीवियस ईयर्स हमारे पास गिवन है। 2024 का आउटसाइड दिल्ली, इनमें भी अलग अलग सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 में भी, तो जितने सेट्स हैं वो सारे सेट्स भी यहाँ पर गिवन है एंड प्रॉपर यहाँ पर सोल्यूशन गिवन है। जैसे ये 2020 का फिजिक्स का हमारा आउटसाइड दिल्ली सेट 1 का पेपर है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर भी गिवन है, जो भी एमसीक्यूज हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवन है। इसी तरीके से जितने हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स यहाँ पर प्रॉपरली गिवन है। तो इस बुक को यार अपने लिए आप लोग अभी परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो महंगी पड़ती है, Amazon की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर इस बुक में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है विच इज oswal.io, यहाँ पर भी जाके आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो इसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया कि हमें मेनली प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो प्रीवियस ईयर्स पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनको चाहिए कि वो जो रिमेनिंग हमारे पास 30% क्वेश्चंस है वो भी हम प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप लोग अपना एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कितने घंटे हमें पढ़ना है, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कम है। जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास सिर्फ 4 महीने हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हमें 16-16 घंटे पढ़ना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12th या क्लास 10th के बोर्ड्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8 आवर्स आर इनफ। आप 8 घंटे डेली बेसिस पर अगर पढ़ पा रहे हो दैट इज मोर देन इनफ। आप इजिली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, स्कोर कर पाओगे। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये जो आर है यानी कि जो क्वांटिटी है वो उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर्स। कोई बच्चा अगर 2 घंटे पढ़ रहा है बट वो ऐसे पढ़ रहा है कि उसने जितना कुछ पढ़ा है उसके दिमाग में सीधे चला गया है, फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, तो फिर वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट जो कि 8 घंटे पढ़ रहा है बट उसको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, वो फोकस्ड ही नहीं है, बीच बीच में फोन चल रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि आप क्वालिटी पे फोकस करो, कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ रहे हो। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस भी हैं आसपास, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वांटिटी पे भी फोकस करो कि हाँ हमें ज्यादा घंटे पढ़ना है, बट क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी पर आपको फोकस करना ही है कि फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ एप्स आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। एप्स कौन से हैं? ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले एप्स होते हैं जिनमें ऑफलाइन ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको मैंने क्लास 12th में यूज करा था, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। लिंक चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हो। तो इस ऐप में बेसिकली क्या है कि आपको नेट ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आ रहा है, जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए है, तो आपको कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इस ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लो, जो सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में हमें रिवीजन भी करते रहना है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो वो जो 3 चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करो। और रिवीजन को आप इजीली वीकेंड्स पर कर सकते हो, क्योंकि वीकेंड्स पर हमारे पास ज्यादा टाइम होता है। सैटरडे है, पूरा संडे हमारे पास फ्री रहता है। घूमने मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज काफी ज्यादा वो डिस्ट्रैक्टिंग चीज होती है। कितने दिन तक तो हम फोटोज ही देखते रह जाते हैं, फिर वही सोचते रह जाते हैं अब हम कब घूमने जाएंगे। तो मत जाना, क्योंकि अभी आखिरी के सिर्फ 4-5 महीने ही रह गए हैं। उसके बाद हाँ डेफिनेटली चले जाना, बट अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको जो वीकेंड्स है उनको यूटिलाइज करना है, सैटरडे संडे घूमने नहीं जाना है, रिविजन करना है या फिर जो भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है। चलो, उसके बाद ये कुछ चीजें मैं आपको जब आप एग्जाम लिख रहे होगे उसके लिए बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मुझे ऑनेस्टली उतनी अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से क्लास 10 तक मेरे मार्क्स काफी ज्यादा कटते थे। इवन क्लास 11th में भी काफी मार्क्स कटे थे। फिर एक दिन मेरे एक टीचर आए जो कि मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने कहा कि आंसर राइटिंग पर फोकस करो, कि लेटर्स अगर आ रहे हैं कैसे लिखने हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आपको फिल करनी है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। देखो, जो भी टीचर आपके जो आंसर शीट है वो चेक कर रहे होंगे, उनको नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। उनके सामने सिर्फ एक कॉपी है, उस कॉपी के बेसिस पर उनको आपको जज करना है और आपको मार्क्स देने हैं। तो इसीलिए वहां पर जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है।
एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर एक इंसान है, ठीक है, वो दिल से बहुत ज्यादा बुरा है, बट वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसा कर रहा है कि यार मैं तो सबसे अच्छा हूँ, देखो मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी यही चीज आएगी ना कि हाँ यार देखो ये इंसान कितना अच्छा है, बट उसके घर वालों को पता होगा कि अंदर वो क्या क्या हरकतें करता है। तो सेम वही चीज है कि उन टीचर को नहीं पता, आप डम भी हो सकते हो, सॉरी ये एक बुरा वर्ड था, बट एनीवेज आप थोड़े लेस इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप एवरेज हो सकते हो, ठीक है, बट वहां पर टीचर को नहीं पता कि आप एवरेज हो, तो आप एक टॉपर की तरह प्रेजेंट करो, लाइंस छोड़ो, प्रॉपरली आपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, उनको ऐसा लगेगा आप ही टॉपर हो और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ऑन दी अदर हैंड कोई टॉपर बच्चा है, उसने सोच लिया भाई मैं तो टॉपर हूं, मैं तो जैसे मर्जी लिखूंगा, तो उसने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा। अब टीचर ने देखा, टीचर को तो यही लगेगा कि वो एक एवरेज बच्चे की कॉपी है, तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसीलिए वहां पर आपको दिमाग से खेलना है, जो आंसर्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। आंसर प्रेजेंटेशन पर अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए है, मैं जरूर बना दूंगी, क्योंकि मैंने आंसर प्रेजेंटेशन पे काफी ज्यादा वर्क करा था, जिसकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही मेरे 100 मार्क्स आए थे। तो मैं डेफिनेटली एक आंसर प्रेजेंटेशन पर वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करी थी मैथ्स में, तो उनको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करोगे, जब वो एक बार मिस्टेक आप कर लोगे, दूसरी बार आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। चाहे आपने अभी तक ये मिस्टेक नहीं भी करी हो, बट स्टिल आपको हमेशा रीचेक करना है। कोई भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको रीचेक करना है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं किसी स्टेप में मैंने गलती तो नहीं करी है, तो ये सारी चीजें आपको रीचेक करनी है। तो 15 मिनट आपके पास रिवीजन टाइम भी होना चाहिए, तो 15 मिनट पहले ही आपको पेपर खत्म करना है, सो दैट वो जो 15 मिनट है उसमें आप रिवाइज भी कर सको, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू पीपल नो। तो इन सैंपल पेपर्स को भी आपको प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर्स की बुक भी आती है, आप चाहो तो खरीद सकते हो जब लॉन्च होंगे, अदरवाइज अगर नहीं खरीद सकते हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, तो उनका आप लोग यूज कर सकते हो। सो विद दिस यार वी एंड आवर टुडेज वीडियो। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। प्रीवियस ईयर्स के लिए आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स की इस बुक को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। विद दिस हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।